नमस्कार। आज की परिचर्चा में हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मंडलीवर जी हैं, जो हमारे ही प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा यह 17वीं स्वास्थ्य परिचर्चा हो रही है। इस परिचर्चा में कोविड-19 काल में फेफड़ों से संबंधित तकलीफें, पोस्ट कोविड चर्चा, ब्लैक एंड व्हाइट फंगस की समस्या, भय और बचाव के उपाय हमारे इस परिचर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है। आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हों, शीघ्रातिशीघ्र जुड़ जाएं। एक नई लिंक लोगों को भेजी गई है, कृपया करके उस लिंक से जानकारी को आप परिचर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा। कृपया कर अपने परिचितों को, मित्रों को, सभी को यह हम सब लिंक भेज दें और यह परिचर्चा हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ जी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सौरभ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास मध्य प्रदेश के 17 में रजिस्टर्ड सेवा न्यास है। नमस्कार। जिसका मुख्य रूप से मुझे हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। आज हमारे साथ पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा आयोजित इस 17वीं स्वास्थ्य परिचर्चा में देश के जाने माने हृदय एवं श्वास संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ मंडलीवर जी जुड़े हुए हैं। वो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हैं। वो बहुत प्रतिभावान छात्र रहे हैं। उन्होंने 2008 में अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की है और उनके गुरुजी आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि वो टॉपर स्टूडेंट में से रहे हैं। सदैव उनका नंबर 1 स्थान रहा है और ऐसे मेधावी छात्र के रूप में उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। 12 वर्षों का उनका अनुभव है। लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से उन्होंने छाती और श्वास रोगों के बारे में PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में वो TB, अस्थमा, एलर्जी, नींद की समस्या, इन सब समस्याओं के बारे में लोगों को बताते हैं, जानकारियां देते हैं। इस परिचर्चा के बारे में हमने जब उनसे बात की, हमारे मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ माहेश्वरी जी ने दिल्ली से उनसे संपर्क कराया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बड़े सहर्ष रूप से अपना समय देने के लिए कहा और आज वे इस हमारी परिचर्चा के बीच में हैं। आज की इस परिचर्चा में कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझे लगातार फोन आ रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम की थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण हमें एक नई लिंक हमने अपने दर्शकों को भेजी है। उस लिंक पे मेरा पहले यही है, जाकर के जुड़ना पड़ेगा और उस पे हम चर्चा शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में कोविड के कारण इतना भय व्याप्त है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कई लोग तो भय से ग्रसित होकर के ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। परिवार डिस्टर्ब हुए हैं और मैं जानता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए आज हमें बहुत सारी सावधानियां, समझदारियां व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टीवी के द्वारा भी मिलती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सदैव स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करता है। मेदांता हॉस्पिटल जैसे लोगों के बड़े बड़े कैंप अपने क्षेत्र में लगाता है, जहां 40 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती हैं। ऐसी सब व्यवस्थाओं में मैं चाहता हूं कि जब कोविड में लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हैं, तब हम उनको देश के ख्यातिलब्ध डॉक्टरों से मिलवाएं। और उसी क्रम में आज ये हमारी 17वीं स्वास्थ्य परिचर्चा है। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, बहुत सारे ONGC के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, महिलाएं, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में आज हमसे जुड़ी हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि मैं डॉक्टर सौरभ जी का न्यास की तरफ से हृदय दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और अनुरोध करता हूं, मुझे अभी तक 344 प्रश्न मिले हैं। डॉक्टर साहब, संख्या बड़ी है लेकिन सबका भाव लगभग एक सा है, इसलिए चिंता होने की जरूरत नहीं, मैं उनको क्लब कर करके पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। शुरू में कोविड में महामारी के दरमियान फेफड़ों से संबंधित तकलीफें, ब्लैक व व्हाइट फंगस की चर्चा, इनका भय और इनसे कैसे बचा जाए, इसका आप हिंदी में अच्छे शब्दों में व्याख्यान करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी चर्चा प्रारंभ करें। हाँ, धन्यवाद राकेश जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी, सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब, सभी को सुनाई दे रहा है। तो क्या अभी भी आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे वीडियो फ्रीज दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं, सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो इसमें एक ही बोल पाता है, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो आज जैसे चर्चा का हमारा जो विषय है कोविड-19, जो हम पिछले 1 साल से लगभग 1 साल 5 महीनों से देखते आ रहे हैं अपने यहाँ पे, उससे संबंधित जो हमारा मुख्य विषय है, फेफड़े से संबंधित जो समस्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे, और ब्लैक फंगस की जो समस्या है उसको करेंगे। सो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें सुनने को आ रही हैं। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाथ से बता सकेंगे मुझे? हाँ, तो ज़्यादा समय नहीं, आई थिंक थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा एक 5 या 10 मिनट का समय ऐसे ही निकल चुका है, तो मैं सीधे अपने विषय पर आना चाहूँगा। कोविड-19 के बारे में हम लोग सब कुछ इतना पढ़ चुके हैं, व्हाट्सएप पे लोग कोविड के बारे में इतना जान चुके हैं, उनके उससे संबंधित जो उसके लक्षण होते हैं, उसकी जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीनेशन है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और तमाम जानकारियाँ जो अलग-अलग चैनल्स पे आ रही हैं, लोगों को पढ़ने को मिल रही है, व्हाट्सएप पे पढ़ने को मिल रही है, उससे लोग कोविड के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। और लॉकडाउन होने की वजह से भी लोगों को काफ़ी समय मिला इसके बारे में जानने का, और ये बीमारी जो सेकेंड वेव जिसको कहा जा रहा है, जो जिससे अभी पूरा भारत गुजर रहा है, उसमें भी अगर हम देखें तो नंबर जो कोविड पेशेंट्स के थे इतने ज़्यादा थे कि लगभग सभी के कोई ना कोई संबंधी, सभी के कोई ना कोई परिचित, सभी के कोई ना कोई दोस्त, कहीं ना कहीं से हमको सभी को सुनने को मिला कि कोई बीमार हो गए या हमारे कोई परिचित गुजर गए। तो ऐसी स्थिति हमेशा आती नहीं है। ये पैंडेमिक है, महामारी है, जो कभी 100 सालों में एक बार देखने को मिलती है, और हम उसी फेज से, उसी समय से अभी गुजर रहे हैं। कोविड के बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, और ज़्यादा मेरी चर्चा का विषय ब्लैक फंगस के बारे में ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ अभी अभी सबके सामने है और ये उभर के सामने आ रही है, और इसको लेके भी लोगों के मन में काफ़ी भय है। तो कोविड की जो सेकेंड वेव जिसको अभी कहा जा रहा है, जिसमें जैसे पहली बार पिछले साल 2019 में और 20 में जो हमने देखा है, उसमें काफ़ी कम संख्या में लोग, अगर आप तुलना करें इस साल की, तो बहुत कम लोगों उस समय बीमार हुए थे, कम कैजुअल्टीज़ हुई थी। लेकिन इस बार काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इससे बीमार हुए, काफ़ी मौतें हुई, बहुत सारे संसाधनों की कमी हुई। तो इस बार ये नंबर ज़्यादा था, ये हमको देखने को मिला। और इसमें सबसे पहले ब्लैक फंगस के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस हम कहते हैं, वो पहले से ही हमारे आसपास था। पहले से भी जो कुछ पेशेंट्स थे
जैसे जिनको कैंसर है, जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, या CKD की बीमारी है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिनकी कुछ दवाएं चल रही हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, स्टीरॉयड का बहुत यूज़ हुआ है, ऐसे लोगों में ये बीमारी पहले से ही थी और ये बहुत इन्फेक्शियस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलती, लेकिन इन लोगों में ये तकलीफ हमको पहले देखने को मिलती थी। लेकिन अभी इस साल हम ये देख रहे हैं कि कोविड के जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं, उनमें भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें कोई भय या चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि कोविड के भी जो मरीज हैं उसमें से भी 10,000 में से सिर्फ 3 जो आंकड़े आए हैं, 10,000 में से सिर्फ 3 लोगों को ही ये बीमारी हो रही है। तो ये बहुत कम है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कभी कोविड हुआ नहीं है, उनको तो बिल्कुल भय की इससे बात नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी कोविड ना हुआ हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और आपको ब्लैक फंगस लग जाए। तो वही लोग जिन्हें कोविड हुआ है पहले, या उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जिनको कोविड हुआ लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थे और उनको कोई लक्षण कोविड के नहीं आए थे, तो वो लोगों को भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम एक के बाद एक कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये ब्लैक फंगस, जैसा आप लोग देखते होंगे कि आपके बाथरूम में या किचन में कई बार कभी मॉइस्चर या नमी होने की वजह से कुछ काला काला सा एक फंगस, चिकनाई जैसा ऐसा दिखाई देता है, वो भी एक फंगस है। तो हमारे बीच में लगभग 5,000 अलग अलग किस्म के फंगस होते हैं और उसमें से भी 300 या 400 फंगस ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो उनमें से भी एक ये है। और ये जो चिकनाई दिखाई देती है वो भी एक तरीके का फंगस है। वो एक म्यूकर नहीं है, बट वो एक फंगस है, एक राइजोपस जो हम बोलते हैं। वो ब्रेड में अगर बहुत समय तक रखा हो तो आप देखते होंगे कुछ सफ़ेद सा ऐसा दिखाई देता है, वो भी एक फंगस है और वो राइजोपस है। तो उसकी भी प्रजाति म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर ही आती है और ये भी एक तरीके की फंगस है। तो फंगस सॉइल में यानी मिट्टी में, हवा में उसके स्पोर होते हैं, मिट्टी में ये मिलता है और कुछ नम जगहों पर ये मिल सकता है। तो ये पहले से ही हमारे बीच में होता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से ये हमको प्रभावित नहीं करता। और दूसरा, अगर ये स्पोर है, ये फंगस जो इसके हवा में होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो तभी जाके हमको प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद हम ये बोलते हैं कि किनको हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, स्टीरॉयड का बहुत यूज़ हुआ हो, किडनी की बीमारी हो, कैंसर हुआ हो, कीमोथेरेपी चली हुई, ये लोगों को तो हो ही सकता है। जिनको सीवियर कोविड हुआ हो, पहले काफ़ी समय से बीमार रहे हो, उनको हो सकता है। ये कारण तो हैं ही, इसके साथ कुछ कारण ऐसे हैं जो हमने इस साल देखा कि ऑक्सीजन का बहुत प्रयोग हुआ है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का बहुत यूज़ हुआ है। जो ऑक्सीजन हमारे पास आती है, टैंक छोटे-छोटे, जिसको ऑक्सीजन का बॉटल, ऑक्सीजन के बाटले हैं ऐसा बोलते हैं, वो सिलेंडर्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के थ्रू भी काफ़ी दिया गया है। जो ट्यूबिंग्स यूज़ हुई हैं ऑक्सीजन देने के लिए पेशेंट्स को, वो भी बहुत लंबे समय तक यूज़ हुई है। जो हवा को ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन को लोगों के नाक से दिया गया कोविड में, उसमें भी नल के पानी का यूज़ जहाँ हुआ है ह्यूमिडिफायर के थ्रू, वहाँ पे भी हमको ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये हमको ज़्यादा देखने को। अभी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये हमारे देश में ही क्यों देखने को मिल रहा है, अमेरिका या बड़े जो देश है उधर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये बोलूँगा कि जो नंबर है, जो लोग हैं जो अभी प्रभावित हुए हैं, वो नंबर अभी इस साल ज़्यादा रहा, इस में हमको ज़्यादा देखने को मिला। दूसरा कारण ये है कि स्टीरॉयड का यूज़ जो हमारे यहाँ पे हुआ है, जैसे जो अमेरिका या इंग्लैंड है, वहाँ पे आप स्टीरॉयड दुकानों पर जाके नहीं ले सकते, उनको डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ही लिया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आप ओवर द काउंटर स्टीरॉयड्स लोगों को मिलता रहा और लोग यूज़ करते रहे, और इसके अलावा डॉक्टरी सलाह के बिना भी काफ़ी लोगों ने स्टीरॉयड यूज़ किया है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तीसरा कारण अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल है। मतलब इतने लोगों को, लगभग 1/3 जो हमारी आबादी है, उन लोगों को या तो डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक स्टेट में है, डायबिटीज़ होने के बाद भी अपने शुगर का कंट्रोल नहीं करते हैं।
तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं, जो हमारे पॉपुलेशन में, इसकी वजह से हमको ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसके बचने के उपाय किए जा सकते हैं और इससे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया कुछ कारण थे, आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये होता क्यों है? आखिर ये कोविड के से ठीक हुए लोगों को हो क्यों रहा है? फंगस और जिनके शुगर ज़्यादा है उनको ही क्यों हो रहा है? ये भी प्रश्न लोग पूछते हैं। तो जो फंगस है उसमें एक फंगस में एक एंजाइम होता है कीटोन रिडक्टेज करके, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है और जो ग्लूकोज के से जो कीटोएसिडोसिस होती है, जो पूरी शरीर का में अम्लता जो बढ़ती है, उसकी वजह से फंगस को ग्रो करने का माहौल मिलता है, उसकी वजह से वो हमारे अंदर ग्रो करता है। तो अगर किसी का शुगर रैंडम शुगर जिसको हम बोलते हैं, कम से कम 180 या 180 से कम है, क्या कहना चाहिए, 160 180 से कम है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसका होने का। तो जिन लोगों को कोविड हो चुका है, उनसे अभी आप कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कब तक फंगस से डरे, मतलब कोविड हमारा ठीक हो गया है तो कब तक ये हमको बीमारी परेशान कर सकती है। तो कोविड ठीक होने के 1 महीने तक आपको इस बीमारी का रिस्क ज़्यादा रहता है और उसके बाद से इसका रिस्क कम हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस जो हमको देखने को मिलते हैं वो 1 महीने के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और अगर आप रोज़ एक बार अपना ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं और वो शुगर अगर 160 या 180 से कम है, तो ये बीमारी होने की चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होते। और दूसरा, जो कोविड के समय में स्टेरॉइड का यूज़ हुआ है, वो भी अभी भी कुछ केसेस हमारे यहाँ अभी भी केसेस उतने कम नहीं हुए हैं जितने बाहर के देशों में कम हो गए हैं। जैसे अमेरिका में भी अभी रोज़ 30,000 से कम केसेस आ गए हैं। आज भी, कल भी जो हमारे यहाँ पे कोविड का आंकड़ा आया है, वो भी पिछले 45 दिनों में सबसे कम रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग 1 लाख के काफ़ी ऊपर है। तो अभी भी जिन लोगों को कोविड हो रहा है, उन लोगों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि डॉक्टरी सलाह से ही स्टेरॉइड लें। पहले दिन से ही स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें कोविड में। जब भी आपको सिम्पटम्स आते हैं कोविड के, वो डेज सिम्पटम्स काउंट करने होते हैं और वो 6ठे या 7वें दिन से स्टेरॉइड दी जा सकती है। दूसरी चीज़ है लो डोज स्टेरॉइड और हाई डोज स्टेरॉइड। इसमें कैसे फ़र्क पता चले? तो ये बीमारी, फंगस की जो बीमारी है, उन लोगों में ही हो रही है जिनको हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए हैं। उन लोगों को ये नहीं हो रहा है जिनको लो डोज स्टेरॉइड दिए गए हैं। तो लो डोज स्टेरॉइड क्या है? जैसे आप कुछ लोग आप जानते भी होंगे, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन, अगर इतना भी स्टेरॉइड यूज़ हुआ है एक दिन में, तो वो लो डोज में ही गिना जाएगा। इससे ज़्यादा स्टेरॉइड जिनको दिया गया है, वो लोग ही हैं जिनको ये इस बीमारी का रिस्क होता है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कोविड में जो भी पेशेंट एडमिट होता है, उनको 1 हफ्ते, 2-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते तक स्टेरॉइड दे दी जाती है। वो भी एक गलत प्रक्रिया है। स्टेरॉइड का यूज़ जो हमारा रिकवरी ट्रायल हुआ था शुरू में, उसमें भी बोला गया है कि 7 से 10 दिन, बहुत 10 से 12 दिन के बाद स्टेरॉइड को या तो हमको बंद कर देना होता है या कम कर देना होता है, क्योंकि उससे बाद स्टेरॉइड देने के पेशेंट को फ़ायदे नहीं होते। तो 7 से 10 दिन, और वो भी अगर उन लोगों को, उन मरीजों को स्टेरॉइड दिया गया जिनको हाइपोक्सिया नहीं था या जिनको बहुत बुखार नहीं आ रहा था, जिनके मार्कर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो भी उसका उन पे असर होता है, उनका शुगर बढ़ता है और वो इम्यूनोसप्रेस हो जाते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, इनको समझना ज़रूरी है। इम्यूनोसप्रेशन क्या है और इम्यूनोमॉड्यूलेशन क्या है? एक चीज़ होती है कि आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया गया, और एक होती है कि इम्यूनिटी को थोड़ा ब्लंट किया गया, जिसकी वजह से कोविड ना बढ़े, कोविड का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो। तो जो स्टेरॉइड्स के डोजेज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 6 मिलीग्राम डेक्सा या 40 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन करता है, सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को एक। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा स्टेरॉइड अगर आपको दूँ, या कोई भी डॉक्टर इससे ज़्यादा स्टेरॉइड देते हैं, तो वो आपका इम्यूनोसप्रेशन कर सकता है। तो उन कंडीशंस में आपको ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस के साथ वाइट फंगस भी हम सुनने को मिल रहा है कि वाइट फंगस क्या है। तो वाइट फंगस जो होता है वो कैंडिडा होता है, तो उसमें भी ये बहुत खतरनाक फंगस नहीं है, ऐसी डरने की बात नहीं है वो उनके। और ये ब्लैक फंगस एक्चुअली मिसनोमर है। ब्लैक फंगस उसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी हमारी वो टिश्यू पे या हमारी त्वचा पे या जिधर भी जाता है, वहाँ के टिश्यू को नेक्रोसिस करा के वो
डेड कर देता है, इसकी वजह से वो काला दिखाई देता है। तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया। फिर एक येलो फंगस, गाजियाबाद में कुछ केस मिले जिसको येलो फंगस का नाम दिया गया है। तो वो भी एक म्यूकर सेप्टिकस करके इसकी प्रजाति है, वो भी है। तो ये जो अलग अलग फंगस आ रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फंगस सिर्फ जिनका ड्यूरेशन है, जिनकी दवाएं हैं, वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए देना पड़ता है, 2 से 4 हफ्तों के लिए, कभी कभी 6 हफ्तों के लिए, ये दिक्कत आती है। कल और परसों जैसे मैंने आपको बताया कि 300-400 प्रजातियां हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पहचाने कि फंगस हो गया है इनको, लोगों को। ये चीज़ सब पूछते हैं कि क्या लक्षण है, कैसे हमको पता चलेगा। तो ये जो ब्लैक फंगस होता है, ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल इसको बोलते हैं। राइनो मतलब आपके नाक, और ऑर्बिटल आँख, और सेरिब्रल यानी ब्रेन, ये तीनों को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो इसका नाक के थ्रू ही एंट्री पॉइंट होता है, नाक से आपके इसके स्पोर्स अंदर जाते हैं। तो नाक से संबंधित भी कुछ सावधानियां मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद ये बहुत तेजी से 2 या 3 दिन में ही होता है, बढ़ने लगता है। तो आपको नाक से संबंधित जो सिम्टम होते हैं, नाक से काले रंग का पानी आना, नाक सुन्न पड़ जाना, या आंखों में जो मूवमेंट्स होते हैं इसके राइट और लेफ्ट वो भी ना कर पाना, आंखों में सूजन आना, आंख के चारों तरफ सूजन आना, या आंख के पीछे दर्द होना, ये भी एक लक्षण है। या आधे चेहरे का दर्द होना, या आधे सिर पे दर्द होना, इसको भी बहुत ध्यान से। कोविड में भी आपको सिर में दर्द हो सकता है, लेकिन वो एक तरफ नहीं होता, वो आपको पूरे सिर में दर्द होगा अगर कोविड की वजह से दर्द हो रहा है। कोविड में भी आंखों में सूजन आ सकती है, लेकिन वो आंखों के अंदर दर्द कोविड में नहीं होता, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आंखों में दर्द होना, फिर आंख से पानी आना, और एक तरफ के चेहरे में सुन्न पड़ जाना, ये भी इसका एक लक्षण है। और अगर बीमारी में बहुत देर हो जाए, जब ये दिमाग में पहुंच जाती है बीमारी, तो फिर लोग थोड़ा मेंटली कंफ्यूज हो जाना, अच्छे से बातों का उत्तर आंसर नहीं दे पाना, ये सभी लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो सबसे कॉमन, जैसे अभी मैंने कल ही एक पेशेंट देखा जिनको सिर्फ एक साइड चेहरे पे थोड़ा स्वेलिंग आई थी, उसके अलावा उनको कोई लक्षण नहीं था। हम लोगों ने उनको क्योंकि पिछले महीने ही कोविड हुआ था, तो उनको उनका सब परीक्षण हुआ, इनके जो टेस्ट होते हैं, इनके 2 या 3 टेस्ट होते हैं ब्लैक फंगस के, वो किया गया। तो हमको पता चला कि उनकी बीमारी सिर्फ अभी नाक में ही है, वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो सही समय पे उनको हम ट्रीट कर पाए, सही समय पर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब ये बीमारी आपके नाक में होती है, तो 80 से 90% लोगों को कोई परेशानी नहीं आती। अगर ये बीमारी आपकी आँख में पहुंच गई है, तो फिर वो 50% लोगों को कोई परेशानी नहीं आती। और अगर ये बीमारी आपके ब्रेन तक चली गई है, आप लेट हो गए हैं, तो फिर ये घातक साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और इससे संबंधित जो टेस्ट हैं, अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इन जो मैंने लक्षण बताए हैं उसमें से लगता है कि ये सब कुछ हो सकता है, तो आप तुरंत ENT के डॉक्टर को बताइए, आँख के डॉक्टर को बताइए। छोटे क्लिनिक में या छोटे अस्पतालों में इस ब्लैक फंगस का इलाज नहीं हो सकता, तो आपको बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। इसमें एक टीम होती है, जिसमें एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, एक पैथोलॉजिस्ट होता है, एक ENT के डॉक्टर होते हैं, एक आँख के डॉक्टर होते हैं, एक इंटेंसिविस्ट होते हैं। तो एक टीम मिलके पूरा इसका इलाज करती है। तो आप छोटी जगहों पर इसके इलाज के लिए ना जाएं, छोटी जगहों पर ये पता डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं, और वहाँ से जैसे ही आपको समझ में आता है या आपके डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपको इलाज के लिए आगे जाना होगा, तो आप तुरंत आगे जाइए। तो ये सावधानी और तुरंत इसमें एक्शन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ 10,000 में से 3 कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। MP के जो कल के मध्य प्रदेश के आंकड़े मुझे पता चले थे कल परसों तक के, लगभग 1000 पेशेंट्स वहाँ पर हैं अभी कोविड के, जिनको ये म्यूकर हुआ है। और उसमें से भी जो आंकड़े हैं उसमें से 35 से 40% वो लोग हैं जिनको कोविड हुआ ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वही लोग हैं लेकिन कोविड का इन्फेक्शन उनको हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उनको वापस अभी जब तक की इम्यूनिटी कम ना हो तब तक ये फंगस आपको नहीं आ सकता। आपका CBC के बारे में आप लोग कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, थोड़ा जानते होंगे, तो उसमें भी लिम्फोसाइट्स कम होते हैं और CD4 CD8 सेल्स कम होते हैं, तब जाके ये फंगस आपकी बॉडी में आता है। तो अगर किसी का जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, बहुत कम अगर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे 3000 या 4000 है, 2000 है,
और ये 7 दिन के बाद भी अगर ये बढ़ नहीं रहे, कोविड में क्या होता है, पहले हफ्ते में आपके वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं और दूसरे हफ्ते में ये बढ़ते हैं, फिर 9,000 10,000 तक जाते हैं। कभी किसी को दूसरे हफ्ते में भी समझिए वो वाइट ब्लड सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में भी हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो बाद में फंगस डेवलप कर सकते हैं, उनका CD4 CD8 सेल काउंट कम होगा। दूसरी चीज़ ये है हमको ध्यान रखने वाली कि जो ब्लैक फंगस के टेस्ट हैं वो बहुत कम हैं। एक तो आप अगर ENT के पास जाते हैं, वो आपका सीधे इसका एंडोस्कोपी करके वो देखते हैं कि वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो आधे घंटे में ही आपको मालूम चल जाता है कि वो ब्लैक फंगस है और उसका टुकड़ा जांच के लिए ले लिया जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि तो हम क्या करें, एंटी फंगल दवाएं खाना शुरू कर दें। अगर फंगस का इतना डर है तो हम एंटी फंगल दवाएं खाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो फंगस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, वो एक दूसरे को रोकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई दवाई ली जो एक तरह के फंगस को रोकती है, सपोज आप मान के चलिए जैसे एस्परजिलस, म्यूकस और कैंडिडा, ये 3 तरह के फंगस हैं, आपने कोई ऐसी दवा ली है जो कैंडिडा को रोकती है, तो वो दवा को रोकने की वजह से आपका कैंडिडा और वो जो फंगस है वो तो निकल जाएगा, लेकिन दूसरा फंगस जो एक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की वजह से दबा हुआ था वो उभर के ऊपर आ सकता है। इसलिए एंटी फंगल दवाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए आपको ये सोच के कि हमें जो ब्लैक फंगस हो जाएगा। ब्लैक फंगस के लिए 2-3 दवाएं हैं जो अभी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में है, टेबलेट के फॉर्म में है, जिसको एम्फोटेरिसिन B और पोसाकोनाजोल बोलते हैं। ईसावुकोनाजोल एक और दवा है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो आप लोग भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इनका भी बहुत कमी है। MP में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह ये दवाओं की कमी हो गई है, क्योंकि ये केस बढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। कोविड के केसेस जो ठीक हो चुके हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये दवाएं मिलना भी मुश्किल हो रही है लोगों को, तो इसके हिसाब से इसका बचाव होना ही चाहिए। नाक से संबंधित जो मैं आपको उपाय बताना चाहता था, नाक में जो लोग स्टेरॉइड का स्प्रे यूज़ करते हैं, कुछ एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं, साइनस के पेशेंट होते हैं, तो वो स्टेरॉइड का यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए नाक में। ऐसी कोई चीज़ भी नाक में यूज़ नहीं करनी चाहिए, लिक्विड जो उनको ड्राई करें, ड्राइनेस से भी ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और ये जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो हवा के थ्रू ही आते हैं, तो सबसे जो मास्क जो था हमारे पास जो हमको कोविड से बचा रहा था, तो वो मास्क भी हमको ये फंगस से बचाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और प्रश्न उत्तर के समय में भी आपके जो प्रश्न होंगे वो मैं बिल्कुल समाधान करूँगा। राकेश जी के माध्यम से वो क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ी सी बात मैं वैक्सीनेशन को लेके करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो कोविड से हमको बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभी। और बहुत सारे लोग हमारे भी देश में, लगभग 20 करोड़ लोग लगभग अभी तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिनको 1 या 2 वैक्सीन लग चुकी है। बाहर के देशों में भी देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनकी 90 से 95% की जनता ऐसी है जिनको 1 या 2 वैक्सीन लग चुकी है। हमारे देश में अभी जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक भी शायद कुछ दिनों में हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैक्सीन्स में सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि कौन सा वैक्सीन लें, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये जो सारे वैक्सीन हैं, सबकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इफिकेसी है, वो 60 to 90% है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, वो चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत थोड़ा फ़र्क है दोनों में। और उनका न लेना और उनके लिए रुक जाना वो सही कदम नहीं होगा, बनिस्बत उसके कि आप वो वैक्सीन ले लें। और इफिकेसी भी लगभग जैसा मैंने बोला कि सबकी 60 से 90% के बीच में ही है। कोवैक्सीन के लिए आप 28 से 35 दिनों के गैप में 2 वैक्सीन होती है जो लग रही हैं अभी। कोविशील्ड के लिए जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं उसमें 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाया है वैसा ही वैक्सीन लेना है। जिनको लग चुकी है वैक्सीन वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, जितना तत्परता से हम वैक्सीन लगा सके, वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमको कोविड हो गया, अभी वैक्सीन कब लेना चाहिए। तो जिनको कोविड हो चुका है
उनको देखिए 7वें दिन से ही उसमें आईजीएम एंटीबॉडी उनकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 1 महीने के अंत तक उनके शरीर में काफ़ी एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो आप कोविड से जो गवर्नमेंट की भी जो अभी गाइडलाइंस आने वाली है, कम से कम 3 महीने का फ़र्क तो होना ही चाहिए। जब आपको कोविड ठीक हो चुका है उसके बाद अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, कुछ दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसके संबंधित गाइडलाइंस आ जाएगी, जो शायद थोड़ा और समय भी इसमें हो सकता है कि ज़्यादा बोला जाए। शुरू में जो एम्स की गाइडलाइन आई थी स्टार्टिंग में, उनका कहना था कि हम 14 दिन के बाद भी ठीक होने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो 1 महीने से 2 महीने के बाद आपका एंटीबॉडी लेवल बॉडी में अचीव होने को लगता है। तो 3 महीने का जो समय है वो बिल्कुल सही है, उतना तो वेट करना चाहिए। अगर आपको कोविड हो के ठीक हो चुका है तो उसके बाद इतना वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड वायरस से सतर्क रहने की उतनी ही आवश्यकता अभी भी है जितनी हम आज से 4 महीने पहले थी या 6 महीने पहले थी। तो जितना आप सतर्क रहेंगे इसके बारे में, जितना आप इसके बारे में परेशान नहीं होंगे, देखिए डर और भय ये 2 चीज़ें, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है और सप्रेस कर देती है। तो भय का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक फंगस भी आ रहा है इसका भी हमारे पास इलाज है, और जल्दी अगर इसको जांच कर ली जाए तो इसका भी इलाज हो सकता है। तो ये चीज़ भी हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और तमाम रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में कोई नया फंगस भी देखने को मिले, तो उससे उनका सबका इलाज बहुत अलग-अलग नहीं है, उससे भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक तीसरी लहर आएगी, इसका भी भय काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है कि अभी तीसरी लहर आएगी जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। तो इसका कारण है जो साइंटिस्ट ने दिया है कि तीसरी लहर क्यों आएगी ऐसा, क्योंकि स्पेनिश फ्लू जो आया था 1917 में, उसमें भी तीसरी 3 या 4 लहर आई थी। उस समय तो वैक्सीनेशन भी नहीं था। अभी यूएस में भी तीसरी लहर आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर ये वैक्सीनेशन, देखिए जो वैक्सीनेशन है इसको बढ़ा दिया गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तो ये सेकंड वेव जो अभी चल रही है ये तो ब्लंट होगा ही, और तीसरे वेव को पूरी तरह से हम लोग पास कर सकते हैं, सर पास कर सकते हैं बोलना चाहिए। तो वैक्सीनेशन को लेके सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप वैक्सीनेशन जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे आपके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट इन चीज़ों को और ज़्यादा सरल कर दे, आप सीधे जाके भी वैक्सीन ले पाएँ। जैसे ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बिल्कुल जाना चाहिए और लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से संबंधित बिल्कुल 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीन लेना है ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन लेने के पहले भी आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। वो क्या सावधानियाँ? सबसे पहला, पिछले 7 या 10 दिनों में अगर आपको कोई बुखार आया हो तो आपको रुकना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते अगर आपको कोई बुखार ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो, तो ही वैक्सीन लेने की जाएँ। दूसरी चीज़, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, इनको भी उनका ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड शुगर वो सब कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शुगर्स ही 300-400 चल रहे हैं, आपने उसकी दवाएँ अच्छी से नहीं ली और आपने जाके वैक्सीन ले लिया। तो उसकी वजह से आपके शुगर्स और भी बढ़ सकते हैं और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो आपके शुगर लेवल कंट्रोल में होने चाहिए। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अगर आपके शुगर कंट्रोल में नहीं है आप चेक कराइए, ब्लड प्रेशर चेक करिए दिन में 2 बार, अगर वो भी नॉर्मल है तब आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। कोई भी वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में भी कुछ फ़र्क है जो बहुत मामूली है, और जैसे कि कोविशील्ड में एडिनोवायरस वेक्टर होता है जो कि कोवैक्सीन में नहीं देखा जाता। कोवैक्सीन में होल वायरस को लिया गया, तो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं होती। एफिकेसी भी लगभग 60-70%, कोवैक्सीन की 70-80% बोल सकते हैं, इतनी है। तो वैक्सीन लेने के पहले जो आपको सावधानियां हैं वो लेना चाहिए, वो लेके आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने के तीसरे से चौथे दिन तक आपको वैक्सीन से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर ये लक्षण आपको वैक्सीन लेने के 4 दिन के बाद भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आप जांच कराने के लिए जा सकते हैं कि ये बुखार क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बुखार ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन लेने के पहले आपने कहीं से इन्फेक्शन ले लिया हो या बाद में ले लिया हो, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट 4 दिन से ज़्यादा कभी भी आगे नहीं जाते। तो ये भी बात ध्यान रखने की है। और सबसे, लोगों में भय का वातावरण ना बने और आप भी खुद ना डरें, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये डरने की बात नहीं है, ये सावधानी की बात है।
और ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस हो, येलो फंगस हो या क्रीम फंगस हो, कोई भी फंगस हो, उसका इलाज अभी अवेलेबल है जो आसानी से जल्दी जांच के द्वारा जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है। उम्र के बारे में भी लोग पूछते हैं कि किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अभी तक जो हमको फंगस का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो 40 से ज़्यादा जिनकी एज है, 40 से ज़्यादा है और उनको डायबिटीज़ है या कुछ दूसरी बीमारियाँ, उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जिनको कोई जैसे मैंने इम्यूनो मॉड्यूलेशन और सप्रेशन के बारे में आपको बताया, तो उनको जिसको इम्यूनो सप्रेशन की तकलीफ नहीं है उनको तो ये तकलीफ बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा कोविड की दवाओं के संबंध में भी बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे, जिनका अगर राकेश जी मेरे सामने प्रश्न रखेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से काफ़ी प्रश्न भी आए हैं लोगों के, ऐसा मुझे बताया गया है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको अगर अभी नहीं बता पाया हूँ तो वो प्रश्न के आंसर या देने के समय में मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी भूमिका रखी और इतनी बारीकी से, इतने सरल स्पष्ट शब्दों में आपने जो बात बताई, लगता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता रहे। जैसा हमारे विवेक जी ने बताया, तो आपने लगभग आज कोरोना महामारी के बाद पोस्ट कोविड जो तकलीफें हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस की चर्चा जो हो रही है, उन सब विषयों पे आपने बताया है। मुझे अभी तक आपके 389 सवाल मिले हैं। मैं बहुत देर से जो अपने मोबाइल पे देख रहा था कि लोगों के प्रश्नों को कैसे एक साथ करूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ भारत, नेपाल, दुबई, यूके, यूएसए, श्रीलंका से भी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि एक सचिन त्रिपाठी यूएस से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछना है कि हमने तो वहाँ पे दिसंबर में वैक्सीनेशन के लिए नंबर लगाया था और हमारे यहाँ अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। भारत में लोग घर घर जाके लगाने की तैयारी है, फिर भी लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या इसमें कोई कहीं राजनीतिक आड़े आ रही है या लोग में अनावश्यक का भ्रम पैदा किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से? जी, सुन पा रहे हैं राकेश जी मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल उनकी बात पूरी सही नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों में भ्रम है इसको लेके काफ़ी। और बहुत सारे गांव हैं या बहुत सारे, मैंने भी ऐसे वीडियो देखे या लोगों से बात किया तो मुझे भी यही लगा कि लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीन के बारे में। उनको ये लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद शायद उनको ये बीमारी हो जाएगी या तमाम तरीके की तकलीफ़ें हो जाएंगी या उनको फिर बाद में काम करने में कुछ परेशानी हो सकती है, बुखार आ सकता है। तो ये सारी काफ़ी डरने वाली भी चीज़ें हैं, लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेके, जिसको लेके बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। लगभग हर राज्य में कोई ना कोई वैक्सीन, कोविशील्ड या कोवैक्सीन तो उपलब्ध है ही, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए भी कम से कम 6 महीने का समय तो लगेगा हमको, क्योंकि अभी हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं और जो वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी आने वाले समय में, जैसा 1-2 महीने में हम काफ़ी बड़ी मात्रा में भी वैक्सीन आने वाली है, तो जिस गति से अभी वैक्सीनेशन हो रहा है निश्चित रूप से उससे ज़्यादा ही तेज़ी से वैक्सीनेशन का काम होगा। और लगभग 6 महीनों का जो समय है उसमें हम हो सकता है पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कवर कर पाए। डॉक्टर साहब, हमारे अनेक दर्शकों का कहना है, उसमें इंदौर से हमारे विवेक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि कोविड-19 जिनको नहीं हुआ है, क्या उनको ब्लैक फंगस नहीं होगा? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा अनेक दर्शकों ने कहा है। हमारे राजेश सर्वानंद है मुंबई से, विवेक स्वरूप जी प्रयागराज से, विवेक दुबे रीवा से, विवेक राठी बिलसी उत्तर प्रदेश से है, बदायूं से। इन सबका सवाल है कि हमको चूंकि कोविड नहीं हुआ है, पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो क्या हमें ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है? हाँ, तो इसमें मेरा आंसर है कि नहीं, ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है कंटेजियस नहीं है, संक्रामक नहीं है, वो एक से दूसरे में नहीं जाती, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, वो उन लोगों को तभी हो सकती है जब उनकी इम्यूनिटी लो हो।
तो जो नॉर्मल सामान्य लोग हैं उनको ये बीमारी नहीं होगी, उनको ये नहीं हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग थे जिनको कोविड के लक्षण नहीं थे और उनको कोविड का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया था, क्योंकि टेस्ट की सेंसिटिविटी भी 60-70% है। तो कई बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं हमको कोविड नहीं हो सकता हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों को, कुछ प्रतिशत लोगों को कोविड हुआ होगा जो उनको पता नहीं है। और दूसरी चीज़, सामान्य लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनके CD4 सेल काउंट अच्छे हैं, WBC सामान्य है, कोई बीमारी नहीं है, जिनको शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, उनको बिल्कुल भी बीमारी नहीं होगी। ये फंगस तो हमारे बीच में पहले से ही है, तो हमको कहाँ बीमारियाँ हो रही हैं। ये सिर्फ वो मरीज जो किडनी के थे या कैंसर के पेशेंट थे, अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, कीमोथेरेपी चल रही थी, उन लोगों में ही ये बीमारियाँ देखने को मिलती थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। एक हमारे दर्शक अनूप सक्सेना जी हैं, ये दबंग दुनिया अखबार के संपादक हैं भोपाल के। इनका कहना है कि ब्लैक फंगस बड़े उम्र में होता है या बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, और यदि बच्चों में है तो बड़े लोग तो अनुभव कर सकते हैं कि कैसे इसका सावधानी बरतना है, लक्षण है, बच्चों में इसको कैसे पहचान सकते हैं? जी देखिए, ये बीमारी अभी जो हमको ब्लैक फंगस देखने को मिल रही है, ये 40 से बड़े उम्र के लोगों में ही देखने को मिल रही है जी। बच्चे इससे प्रभावित होंगे, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन बच्चे इससे प्रभावित मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी तक जितने ब्लैक फंगस के पेशेंट देखे हैं यहाँ पे मुंबई में, उसमें एक भी पेशेंट जो कम उम्र के नहीं थे, सब ज़्यादा ही थे। वो बच्चे प्रभावित हो सकते हैं जिनको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो, लिम्फोमा हो, या कोई ब्लड से संबंधित कैंसर हो, या कीमोथेरेपी चल रही हो, किडनी की कोई परेशानी हो, उन बच्चों को ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन छोटे बच्चों में या एडोलेसेंट जो एज बोलते हैं, उस उम्र में भी ये बीमारी नहीं देखने को मिलती, तो इससे भय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक नागपुर से हैं और ये मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। एनी प्रिकॉशंस फॉर किड्स इन दीज डेज लाइक फ्लू वैक्सीन और एनी एल्स? ये रंजीत पांडे का सवाल है। ये नोवर्टिस हॉस्पिटल में हैं और वो एक कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। झारखंड रांची से एक हमारे जज साहब की श्रीमती जी ने भी सवाल इसी प्रकार का पूछा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं, आपने कहा ब्लैक फंगस संक्रामक नहीं है, मगर ब्लैक फंगस दूसरे किसी खान पान की चीज़ों से, चर्चा चल रही फ्रिज से होता है, प्याज से होता है, ठंडे पानी से होता है, वगैरह वगैरह। तो इसको कुछ बच्चों को कैसे बचा सकता है, खास करके नवजात बच्चों के बारे में लोग चिंतित हैं। देखिए, ये बात तो अभी पिछले कुछ महीनों से हो रही है कि जो वैक्सीनेशन होता है इन्फ्लुएंजा का और निमोनिया का, फ्लू का वैक्सीन जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए। इसमें इससे रिलेटेड कुछ स्टडीज़ हुई हैं, इससे कुछ अध्ययन हुआ है जिसमें ये मालूम चला है कि उन लोगों में भी कोविड का संक्रमण कम होता है जिनको फ्लू या जिनको निमोनिया के फ्लू के वैक्सीन लग चुके हैं। तो बिल्कुल बच्चों को भी फ्लू का जो वैक्सीन है, फ्लू का, कोविड का नहीं मैं बोल रहा हूँ, फ्लू का वैक्सीन जो है, इन्फ्लूवैक या कोई भी ऐसी वैक्सीन है, वो लगाना चाहिए, जो बड़ों को भी लगती है। तो वो वैक्सीन आप लगा सकते हैं बच्चों को। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि बच्चों को होने की संभावना बहुत कम है। और जो आप बोल रहे हैं पानी या किसी दूसरी चीज़ से, देखिए जो खाने की चीज़ें जो ख़राब हो रही हो उसके ऊपर भी कुछ फंगस आता है और वो हमारे पेट में जाता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, बच्चों की भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें खा ली और उनको तुरंत फंगस का इन्फेक्शन। ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस, ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है अगर ये आप इसके संपर्क में आते हैं, जब तक कि आपकी इम्यूनिटी कम ना हो। तो बच्चों को भी कुछ अलग से आपको इसके विषय में बचाने की या अलग से जो आपको सावधानियां लेना है, वो भी बच्चों के लिए भी वही सावधानियां लेना है। अभी दिल्ली में सिर्फ एक केस हमको ऐसा मिला है जिसको एब्डोमिनल फंगस, जिसको जो पेट की जो अतड़ियाँ होती हैं, जो इंटेस्टाइनल फंगस था और वो पेशेंट की डेथ हुई। तो उससे भी कोई डरने की बात नहीं है। करोड़ों में या लाखों में कोई एक पेशेंट ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी आपके जो ज़्यादा करके है, 2 ही 3 चीज़ें जो मैंने बोली, साइनस जो नाक होती है, जो आँखें होती हैं, ब्रेन होता है और लंग्स होते हैं, और उसके आगे आप जाएंगे तो स्किन होता है। इससे ज़्यादा ये बीमारी प्रभावित नहीं करती। तो बच्चों से संबंधित यही है जो आपको सावधानियां लेनी है। घर पे
ऐसी चीज़ें ना रखें जिनके ऊपर हमको कोई भी फंगस या नमी का ऐसी चीज़ नहीं हो। क्लीन रखें। आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं अपने वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, जहाँ पे चिकनाई है, आपके किचन में भी चिकनाई होती है, आप ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अपने घर में आप अगर प्रवेश ही नहीं करने देंगे, या अपनी इम्यूनिटी को, दूसरा चीज़ है कि अपनी इम्यूनिटी को और बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा रखा जाए। इससे संबंधित जो आपके खान-पान है, जो आपका न्यूट्रिशियस डाइट है, वो बच्चों का बहुत ध्यान रखें कि उनको खाने में अच्छी चीज़ें मिल रही है कि नहीं, उनकी नींद पूरी हो रही है या नहीं। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, बनिस्बत की कुछ दवा दे दी जाए या भय का वातावरण बन जाए इसके बजाय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कई परिवार अपने साथ बड़ी स्क्रीन में टीवी लगा के आपकी चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक डॉक्टर आशीष गंगले मुझे साइड स्क्रीन में लाइव इवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं परिवार के साथ देख रहा हूँ, कोविड मरीज जो अब ठीक हो गया है, परंतु उनकी चेस्ट एक्सरे साफ नहीं आ रही है और उसमें व्हाइट स्पॉट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये एक्सरे कब तक साफ हो जाएगा, या फिर अभी भी कोविड की कोई शंका है? ये बहुत लोगों ने, लगभग 14-15 लोगों का ये सवाल है, क्योंकि सीटी स्कैन कराने के लिए आपके बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया, बार बार नहीं करना चाहिए, तो लोगों को लगता है एक्सरे ही करवा लिया जाए, और एक्सरे में रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है, बट एक्सरे में उनके चेस्ट में स्पॉट हैं, और आप चेस्ट और इसके ही विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इसलिए इनका प्रश्न लाजमी बनता है। जी, जी, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। हज़ारों बार इस प्रश्न का लोग करते हैं और हम आंसर भी देते हैं। तो सबसे पहले इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए कि वो जो दाग आपको एक्सरे या सीटी स्कैन पे दिखाई दे रहे हैं, उससे कुछ हो जाने वाला है आपको। तो जब भी हम इलाज भी करते हैं पेशेंट का, हम भी बार-बार, जब तक कि आपकी ऑक्सीजन कम नहीं होती जा रही है, जब तक कि आपके बुखार ठीक नहीं हो रहे हैं, तभी हमको वापस एक्सरे या सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो आपका क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट होता है, जो आपके लक्षण अच्छे हो गए हैं, उसके पीछे ये चलती है। पीछे चलती है का मतलब है कि पहले आपके लक्षण अच्छे होंगे और बाद में ये एक्सरे ठीक होंगे, कुछ महीनों में। तो आप इसके पीछे मत भागिए कि अभी मेरा स्कोर इतना था, फिर बाद में इतना आ गया, तो उससे आपकी बीमारी भी वैसी की वैसी है। क्योंकि इससे जो हमारे लंग्स में जो चेंजेस आते हैं, कोविड का इन्फ्लेमेशन होता है, ये बहुत स्लो इन्फ्लेमेशन, ये बहुत धीरे-धीरे जाता है। और उसमें आपको 2 से 3 महीने का कितना कोविड पहले हुआ था, वो माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने दिन लगने वाले हैं उसको साफ होने में। तो बार-बार एक्सरे करा के ये चेक करना कि वो दाग कितना रह गया है या कितना चला गया, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। या सीटी स्कैन को बार-बार रिपीट करना भी बहुत गलत है। जब तक कि उसके लिए कोई क्लिनिकल इंडिकेशन नहीं हो, जब तक आपके डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे रहे हो कि आप वापस से सीटी स्कैन करें, तब तक बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। और कम से कम जो कोविड के पेशेंट हमारे पास ठीक होके 7 से 10 दिनों में गए हैं, उनका भी हम सीटी स्कैन 2 महीने के पहले रिपीट नहीं करते। अगर पेशेंट अच्छा है, उसको कोई बुखार नहीं है, उसको सांस की तकलीफ नहीं है, उसकी खांसी पहले से कम हो गई है, उसके ऑक्सीजन कम नहीं हो रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप वापस एक्सरे या सीटी स्कैन करने को जाएं। और वो जो भी दाग या दिखाई दे रहे हैं आपको, वो भी धीरे-धीरे करके जाने ही वाले हैं। वो आपको 4 से 6 महीनों में बहुत स्कार के जैसे एक आध छोटे दाग रहेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बहुत सारे दर्शकों का कॉमन सवाल है, इसमें रमनी गौतम का मैं नाम लेके बता रहा हूँ। पांडिचेरी से रंजीत जी जुड़े हैं, ईटानगर से हरीश जी हैं, मुंबई से भी 2-3 लोगों के नाम हैं। माई डॉटर एज 25 वाज diagnosed with COVID-19 45 days back, after which treatment was provided, but still today she suffers with a recurring fever in the range of 9900। इनका फीवर कम नहीं होता है, और एक कई लोग हैं कि हमारा बुखार कम नहीं हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो इसके बारे में कोई गंभीर समस्या है, या और जांचें सब करा ली, मलेरिया, टाइफाइड, ये इनको कुछ नहीं है? जी, तो फीवर देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। जी, कोविड से जो फीवर होता है लोगों को, तो उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कोविड का इन्फ्लेमेटरी फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी फेज में होता है, वो कई लोगों को 4-4 हफ्तों तक वो फीवर आता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फीवर कहीं आपको 101 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। कितने फॉरेन, अगर 99 का 100 का फीवर है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास पैरासीटामॉल है, आपके पास मेफेनेमिक एसिड है, मेफ्टाल्स हैं,
जो कि कोविड के बुखार के लिए बहुत अच्छी दवा होती है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये फीवर 101 या 101 के ऊपर जा रहा है, तब आपको ब्लड की जांच के लिए जाना चाहिए। और उसमें से भी आप ये ना सोचिए, क्योंकि विडाल का जो टेस्ट है, जो टाइफाइड का टेस्ट है, वो भी कोविड में फॉल्स पॉजिटिव आता है। तो ऐसा ना हो कि आप विडाल का टेस्ट कराएं और वो पॉजिटिव आ जाए और आप टाइफाइड की दवाएं खाने को या इसका इलाज पे लग जाए। तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ पेशेंट्स में हमको डेंगू के भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कोविड में। तो कोविड के फीवर में अगर आपका डेंगू का फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं, तो फिर उसमें डेंगू का अलग से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। और कोविड के फीवर के लिए भी आप ये ध्यान रखिए कि फीवर कितना आ रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी-कभी बहुत समय लगता है इस फीवर को जाने के लिए, उसके लिए कुछ दवाएँ हैं। दवाओं के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी दवाएँ हैं, जैसे मैंने 1-2 नाम लिए, मेफिनेमिक एसिड है, मेफ्टाल फोर्ट है, मेफ्टाल है, पैरासिटामॉल है, नेप्रोसिन होती है जो कोविड के हेडेक या फीवर के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। फिर हम गाउटनिल जो यूज़ करते हैं, कॉल्चिसिन, ये सब कुछ दवाएँ हैं जो भी कम मात्रा में यूज़ की जा सकती है कोविड की फीवर के लिए। लेकिन इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण पैरासिटामोल की गोली लीजिए। अगर आपको ये फीवर कोविड होने के 14 दिनों के बाद भी आ रहा है और वो 101 के ऊपर गया है, तभी आपको ब्लड की जांच करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हल्के फीवर के लिए और जिसके साथ खांसी ना हो, जिसके साथ आपको सांस की तकलीफ ना हो, जिसके साथ हाइपोक्सिया ना हो रहा हो, तो फिर इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम इन्फ्लेमेटरी फीवर बोलते हैं, जो धीरे 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 चला जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर से दर्शक लोग जुड़े हैं। सीपीडब्ल्यू के अधिकारी कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। उसमें एक राकेश वर्मा जी सवाल कर रहे हैं कि हमारी माता जी 77 ईयर ओल्ड हैं और उनको हमेशा अस्थमा सा रहता है, नेबुलाइजर की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उनको इस मौसम में क्या बचाव करना चाहिए, कितना उनको नेबुलाइजर दे सकते हैं? और ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, उनको कोई रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अस्थमा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी पोस्ट कोविड। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, देखिए 2 तरीके के, एक तो वो पेशेंट थे जिनको पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और एक वो पेशेंट है जिनको कोविड के बाद सांस लेने की तकलीफ हो रही है। तो ये दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। और जो अस्थमा के पेशेंट थे पहले से, जिनको पंप चालू थे, जिनकी नेबुलाइजेशन थी, उनको भी अलग से ज़्यादा कोविड हुआ ऐसा नहीं, उनमें भी इंसिडेंस सेम है कोविड का। और कोविड होने के बाद जैसे जिनके लंग में ज़्यादा इन्फेक्शन हमको देखने को मिला है, जिनका डिजीज़ मॉडरेट था, जिनके दोनों लंग्स में तकलीफ आई थी, सीवियर था, उनको ये बहुत सामान्य है, क्योंकि इसका जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन जाने में बहुत टाइम लगता है कई लोगों को। तो उनको सामान्य परेशानियाँ क्या होती हैं, जैसे अगर वो उठ के बाथरूम से होके आ रहे हैं तो भी उनकी सांस फूल रही है, या उनको दिल की धड़कन बढ़ गई है, ये बहुत सामान्य परेशानी है और इससे भी परेशान होने की बात नहीं है। वो 5-10 मिनट अगर वो बैठ जाएं तो भी वो सामान्य हो जाता है। और जो नेबुलाइजेशन जिनका चालू है, नेबुलाइजेशन के लिए भी आपको बहुत ध्यान नेबुलाइजेशन से संबंधित जो सावधानियाँ हैं वो ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा करके जो नेबुलाइजेशन की दवाइयाँ हैं, अगर 60 से 70% जो मरीज होते हैं उनको 2 या 3 बार ही नेबुलाइजेशन देने से वो समस्या समाधान हो जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा नेबुलाइजेशन ना दें, एक बार में आधे घंटे ऐसा नेबुलाइजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट का एक बार का नेबुलाइजेशन अच्छा होता है। उसमें भी बहुत सारी दवाएँ हैं। नेबुलाइजेशन के आपके जो मास्क और जो ट्यूबिंग्स हैं, उसको आपको एक समय के बाद 1 महीने में या ऐसा क्लीनिंग के लिए चेंज करना चाहिए या बीच-बीच में साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सेम मास्क आप बार-बार यूज़ ना करें, वो अच्छा है। सांस की तकलीफ़ जिनको कोविड के बाद है, उनके लिए कुछ दवाएँ हैं, जिनको ले सकते हैं। इसके बारे में अभी बहुत डिटेल चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है दवाओं के बारे में। ये सांस की तकलीफ़ के लिए अलग से उनको स्टेरॉइड भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेबुलाइजेशन या इन्हेलर से ही उनको सांस का आराम होने वाला है, उसमें समय लगता है। इसमें एक चेस्ट फिजियोथेरेपी की भी बात आती है, जो सांस से संबंधित थोड़े सांस के जो व्यायाम हैं, प्राणायाम हैं, या जो चेस्ट फिजियोथेरेपी में जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब भी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। लंग्स को ओपन, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनको ओपन करना हमारा मुख्य ध्येय है। जो उसमें प्रोन वेंटिलेशन की बात आई, आप उल्टा होके सोना या एक तरफ मुड़ के सोना,
ये भी चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। अवेक प्रोन वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं पीठ की। देखिए आप जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कभी भी पीठ के बल नहीं सोते, वो पेट के बल ही सोते हैं। आप देखते होंगे आपके पास। उसका एक कारण है, क्योंकि उसमें लंग्स आपके ओपन हो जाते हैं पूरे। अभी आप पीठ के बल पे आते हैं तो आपके लंग्स क्लोज होते हैं, कोलैप्स होते हैं। तो हमको जो कोविड से ठीक हुए मरीज, उनको ये भी बोलना चाहिए कि आप पेट के बल सोइए या आप एक करवट लेके सोएं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। और इससे छोटी-छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको मैं कुछ-कुछ बातें बता रहा हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे बहुत सारे दर्शकों के, चूंकि आप अस्थमा, टीबी, श्वास के विशेषज्ञ हैं, एक हमारे स्वाति वर्मा तेलंगाना हैदराबाद से, विवेक स्वरूप प्रयागराज से, सनोज वर्मा गोरखपुर से प्रोफेसर है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि छींक से बहुत परेशान रहते हैं। मौसम चेंज होता है तो जुकाम बहुत होता है, कंजक्शन बना रहता है। कोविड से बची तो हूँ, घरेलू नुस्खे करती रहती हूँ, और अभी छींक आने का मतलब ये है कि आप एक तरह से AK-47 लेके घूम रहे हैं और लोग डर जाते हैं कि ये कोविड का हथियार लेके घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को छींके वगैरह दबाने के लिए कोई दवाई रेगुलर, जैसे कुछ लोग सेटजिन वगैरह रेगुलरली लेते रहते हैं, ये कितना उपयोगी है या घातक है, ये इनके मन में सवाल है। देखिए, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, सीजनल वेरिएशन जिसको बोलते हैं, मौसम के साथ ये लोगों को आता है और चला जाता है। तो जो आपको ये छींक की जो समस्या है, छींक में जो ये सेट्रिजिन या कोई भी दवाएं जो एलर्जी के लिए हम देते हैं लोगों को, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलर्जी की वजह से हो रहा है या कुछ और कारण है। और अगर ये ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि कभी होने के बाद 5 दिन या 7 दिन से ज़्यादा समय के लिए हो रहा है, तो एलर्जी से संबंधित जो टेस्ट हैं वो भी होने चाहिए। इसके भी 2-3 टेस्ट होते हैं। और जो ये लिवोसेट्रिजिन या जो एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की जो दवाएं हैं, ये कभी भी लंबे समय के लिए आप नहीं ले सकते, ये नहीं लेनी चाहिए। आप 3-5 दिन या बहुत 7 दिन तक ये दवाएं यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टरी सलाह पे। और उसके बाद बहुत लंबे समय तक लेना आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा हो सकता है। और छींक को दबाने की या छींक को कम करने की ऐसी कोई दवा देना भी सुरक्षित नहीं है। आप एलर्जी की जो 2-3 दवाएं हैं, आप डॉक्टर से संपर्क करें, 4 से 5 दिन की दवाएं लें, और उसके बाद बहुत दिनों तक दवा लेने की। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बॉडी में ये चीज़, जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनको भी बार बार सर्दी या हो जाती है, तो वो हार्मोनल होता है, उसमें आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होती, 5 से 7 दिन में आराम हो जाता है। तो ये जो उपाय आए हैं, जैसे स्टीम लेना है, ये आप कर सकते हैं। जो विटामिन सप्लीमेंट है, कई लोगों का विटामिन डी कम होता है, विटामिन डी कम होने की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए, जो उनका उसके से जो हफ्ते में 1 डोज लेनी होती है, वो आप ले सकते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की, 6 से 8 हफ्तों के लिए। तो भी आपको ये जो बार बार समस्या होती है जो छींक की, या ये कम होगी। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। अगर ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, 1-2 हफ्ते से भी लंबी हो रही है, तो फिर आप डॉक्टरी सलाह लें, लेकिन सेल्फ मेडिकेट ना करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक गुवाहाटी से पूछ रहे हैं और इनका बहुत बढ़िया सवाल है। इनका कहना है कि हम बार बार जो है इस चर्चा को सुन रहे हैं कि दूसरी लहर, तीसरी लहर, आपने उसकी शुरू में चर्चा की है, तो ये लहर बन रही है, इसका हम कोई साइंटिफिक तरीका तय करने का है या वैसे ही मान लेते हैं? कुछ दर्शकों का कहना है, केंद्रीय विद्यालय के टीचर हृदय खरे फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि स्कूलों का वातावरण पूरा डिसऑर्डर हो गया है। हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग पे जोर है, उनके बैठने के पोस्चर में फर्क पड़ता है। ऐसी स्थितियां कब तक चलती रहेंगी? बच्चों को टीवी वगैरह पे या मोबाइल की स्क्रीन पे ज़्यादा समय तक पढ़ाई करते रहने से कोई उनके और ह्यूमन बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं? जी, तो देखिए 4-5 प्रश्न मेरे को लगता है एक ही बार में आप मैंने कहा ना कि हमारे पास अभी तक 412 सवाल आ चुके हैं, उनको मैं क्लब कर करके ही कर रहा हूँ। कई बातें तो आपने बताई भी हैं पहले। जी जी। और अभी आपको जानकारी बता दूं, लगभग 3100 लोग अलग अलग मोबाइल सेट से या कंप्यूटर से या आईपैड से जुड़े हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि पहले बुंदेलखंड की भी चर्चा होती थी, अब पूरे देश के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपका एक एक शब्द बड़े गौर से सुना जा रहा है। कई ग्रुप के लोग हमको फोटो भी भेज रहे हैं, परिवार से जो देख रहे हैं, लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो ये आपकी लोकप्रियता और न्यास की द्वारा किए गए आयोजन की विशेषता है। जी जी जी। तो एक बार मैं आपको फिर से, अगर आप इस 3-4 प्रश्नों को फिर से एक बार राकेश जी बोल पाएंगे। इनका कहना है कि स्कूल में जो बच्चे अभी बंद हैं, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और उनको 5-7 पीरियड लगातार टीवी के सामने, मोबाइल के सामने पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उनके कारण उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ रहा है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं और अन्य प्रकार की दिक्कतें आ रही। ऐसे में क्या उनको कम मानसिक स्ट्रेस कम करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या, या उनको कुछ दवाइयां देना चाहिए? जी, तो एक टर्म हमको, एक शब्द सुनने को मिला कोविड के बाद, कोविड साइकोसिस। तो कोविड ये साइकोसिस, बिल्कुल सही, राइट। तो कोविड साइकोसिस, जैसे जो मेरे मित्र हैं जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मेरी चर्चा होती है, तो उन लोगों का भी ये सुनने को मुझे मिला और देखने को भी मिल रहा है कि उनके भी पेशेंट जो हैं इससे रिलेटेड वो बढ़ गए हैं। पहले उनके ऊपर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, डिप्रेशन से भी आ रहे हैं। और ये जो बच्चों से संबंधित जो प्रश्न आपने किया, बिल्कुल सही बात है। और ये तकलीफ पहले भी थी, इवन जब ये स्कूल चालू थे या वो, तब भी ये कुछ कम देखने को मिलता था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्लासेस ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसके लिए दवाएं तो बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इतना ध्यान रखना ज़रूर चाहिए कि जो फिजिकल एक्टिविटी है अपने बच्चों की, फिजिकल एक्टिविटी दिन में वो, उससे संबंधित जो जो खेल खेलते थे बच्चे, जो बाहर जाके, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो लगातार कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि वो मोबाइल पे क्लासेस अटेंड करने के बाद बीच में कुछ गेम्स है, ये सब भी खेलना। आपको भी थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। तो क्लासेस ज़्यादातर करके 30 या 45 मिनट की या 1 घंटे में हो जाएंगी। तो उसके बाद उनको थोड़ा समय बीच बीच में ब्रेक का जो टाइम होता है, वो टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आँखों को ठंडे पानी से धोना, आँखों को थोड़ा आराम देना, ये भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। नहीं तो एक जो मोबाइल विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी बच्चों में लक्षण आ सकते हैं। कई बार बच्चों को कन्वल्जन्स या ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी सीरियस जो बोला जाए ये मुद्दा है। और उसमें जितनी ज़रूरत है क्लासेस से संबंधित, जितनी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतना तो ठीक है, कहीं उससे बच्चे उससे ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो रहे हो, ये भी हमको ध्यान देने की बात। और जी जी राकेश जी। नहीं, हो गया उत्तर तो हमें लगा शायद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये प्रियंका श्रीवास्तव सागर का सवाल है और भी अनेक लोगों ने सवाल पूछा है। हमारे चंद्रकांत पटेल अमेरिका वालों का भी लगभग ऐसा सवाल है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े अस्थमा के विशेषज्ञ के बारे में हमने आपका परिचय बताया है। वो कह रहे हैं कि मुझे नाक में मैं तेल डालते रहता हूँ, तो ये हानिकारक तो नहीं है? ये प्रोफेसर जीपी रिछारिया जी सतना से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। और इनका कहना है, एक हमारे चंद्रकांत पटेल अमेरिका से लिख रहे हैं, क्या एलर्जिक अस्थमा वालों का ऑक्सीजन लेवल हमेशा कम रहता है? क्योंकि मेरा ऑक्सीजन 95, 94, 93 से कभी ज्यादा नहीं होता है, जबकि मैं पूर्ण स्वस्थ रह के बड़ी आईटी कंपनी वहां चलाते हैं, टेक्सास में रहते हैं जी। तो वहां दो से पूछ प्रश्न। रहे हैं, वहां सवेरे का समय है। जी 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 जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं ये दूंगा कि ये जो नाक में जो कोई ऑयल ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जो मैं ये ब्लैक फंगस की बात कर रहा हूँ, उससे एक बचने का उपाय है ये। अगर आप अच्छा, नाक बहुत बढ़िया। सरसों का, फिर से बताएंगे तो ज्यादा दर्शक गौर से सुन पाएंगे। जी जी, तो नाक में जैसे मैंने बोला जो मॉइस्चर है, अगर आप कई लोगों में आपने देखा होगा कि गाँव में भी ये प्रैक्टिस होता है कि लोग नाक में तेल डालते हैं। जी, तो एक्चुअली वो उसकी नमी को बनाए रखता है और वो फंगस की एंट्री नहीं होने देता इनसाइड अंदर। बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपको देखो, आपने साथ में ये पुष्टि भी कर दी। ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं चीज़ें ज़्यादा ना हो। जैसे अति सर्वत्र वर्जयत वाली बात है कि आप बहुत ऐसा, आपको जैसे ही पता चला कि ये फंगस नहीं होता तो बहुत सारा तेल नाक में यूज़ करने लग गए, ऐसा नहीं। आप कभी एक आध थोड़ा, अभी पैंडेमिक का टाइम है, आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ज़्यादा तेल ना डालें, थोड़ा सा तेल ही यूज़ करें तो कर सकते हैं, उसमें कोई हानि की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेवल की ऑक्सीजन बात लेवल पूछी, देखिए 93, अस्थमा एक 94, ऐसी बीमारी, 95 ही रहता है। जी, तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अस्थमा के अटैक होते हैं। हाँ राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ,
डॉक्टर साहब, हमें तो सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज भी सबको सुनाई दे रही, मगर जी पता जी। आपके कुछ नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी तस्वीर सब लोग नहीं देख पा रहे हैं। अनेक दर्शक लोग अच्छा हमको दिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब का चेहरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा आप अच्छा। अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ कर सकते हैं क्या? जी मैं प्रयास करता हूँ, मेरी बात सुनेंगे, अगर वो सुन भी लेंगे तो मेरा बिल्कुल, वो उद्देश्य सुन वही के है। तो लाभान्वित है। क्या होता है, विजुअल और ऑडियो दोनों होने से बहुत अच्छा लगता है लोगों को। जी जी जी। थोड़ा कुछ प्रयास कर सके तो करिए, नेट की कुछ कमी है आपके यहाँ। जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात निश्चित रूप से। जी। तो अस्थमा, मैं बोल रहा था कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं उसके बीच में पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो उनको पता भी नहीं होता कि उनको अस्थमा जैसी कुछ तकलीफ है, जो माइल्ड अस्थमा की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 के ऊपर है तो ज़रूरी नहीं है आपको 100% तक पहुँचना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है। अगर वो 94 के ऊपर रहता है तो बिल्कुल सही बात है। कभी कभी एक कंडीशन होती है जिसको बेसल एटेलेक्टिसिस बोलते हैं। हमारे लंग्स के पूरे भाग ओपन नहीं होते कई बार, क्योंकि हम ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारे लंग्स के पूरे कुछ डेड स्पेस होता है उसमें। उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ कार्डियक एक्सरसाइज करना चाहिए, जो जितना आप कर सकें। और दूसरा जो फास्ट वॉक, कोविड के बाद सबसे अच्छा एक्सरसाइज जिसको मैं बोलता हूँ वो है फास्ट वॉकिंग। उससे अच्छा एक्सरसाइज कोविड का पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का कुछ भी नहीं है। तो आप 20 मिनट के लिए भी अगर वॉकिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे डेड स्पेस लंग्स में ओपन हो जाते हैं। तो इतना आप कर सकते हैं। कोई कार्डियक स्पॉट जॉगिंग, एक ही जगह पे खड़े होके रस्सी कूदना, ये सब भी चीज़ें की जा सकती है। तो ये जो कार्डियक एक्सरसाइज है उससे आपके ऑक्सीजन लेवल हो सकता है 96, 97, 98 रहे, तो उस पर बहुत चिंता की बात नहीं है। एस्थमा के पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्रॉनिक एस्थमा के पेशेंट हैं जिनको 20-25 साल से एस्थमा है, जिनको हम एस्थमा सीओपीडी ओवरलैप बोलते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं है तो भी आपके ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर किसी को कोविड हो गया, एस्थमा था, सीओपीडी था, तो उनके लिए अगर उनके ऑक्सीजन के लेवल 90% के भी ऊपर हैं तो उनको घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इससे संबंधित जो दवाएं हैं वो आप लेते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे अनेक दर्शक बड़े उत्साहित होकर अब आपको देख पा रहे हैं, खुश दिल होकर के, क्योंकि स्क्रीन पे आपका ऑडियो और वीडियो दोनों है, तो अच्छा हो गया। जी एक हमारे नीरज भार्गव, प्रखर भट्ट, मध्य प्रदेश में छतरपुर से पूछ रहे हैं, और ये सवाल तो बहुत लोगों का है कि उनके पूरी फैमिली में हिस्ट्री में अस्थमेटिक हैं। उनकी दादी, पिताजी और स्वयं को उनको है, बड़ी जल्दी हमेशा छींक आती रहती है। वो क्या ये जेनेटिक बीमारी है, या इसका जीन्स तोड़ करके इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि बोले कि इसके कारण हमको समाज में बड़ा शर्मिंदा सा होना पड़ता है, क्योंकि पूरे समय सर्दी आते रहना, नाक बहते रहना, रूमाल को लगाना, तो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। तो इसके बारे में, आप अस्थमा विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे दशक, लगभग 60 लोगों के प्रश्न इसी पे धड़ाधड़ चले आ रहे हैं स्क्रीन पे हमारे। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अस्थमा का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम बिल्कुल उसको पूछते हैं कि आपकी माँ को या आपके पिता को ये अस्थमा, क्योंकि ये कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है जो उनके जेनेटिक हेरिडिटरी ये आती है बीमारी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो अस्थमा के ज़्यादा पेशेंट है, 80-90% पेशेंट हैं, उनमें हेरिडिटरी नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। और अगर घर के सभी लोगों को लक्षण एक साथ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको ये भी देखना चाहिए कि घर पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कि दीवारों पे सीलन तो नहीं है, या कोई ऐसी एलर्जी वाली बात तो नहीं है, घर के आसपास बहुत धूल तो नहीं उड़ती, आपके घर के आसपास बहुत सारे कबूतर तो नहीं इकट्ठे होते, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सभी को एक साथ एक्सपोजर हो रहा हो और एलर्जी हो रही हो। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि दवाओं के साथ इसको इतने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप के जो घर के लोग हैं, आप हैं, उसको अच्छी दवाओं के साथ इतने कंट्रोल में कर सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अस्थमा है। तो ये चीज़ है कि आप सही डॉक्टर से मिलें, सही डॉक्टर से सही इलाज लें। अगर आपको एलर्जी की तकलीफ है तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सीरम आईजी लेवल है, तो सीरम आईजी लेवल करके आपको ये मालूम चलता है कि आपके ब्लड में एलर्जी का लेवल कितना है। वो आपको और आपके फैमिली वालों को कराना चाहिए। स्पायरोमेट्री में आपको कितना अस्थमा है, माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, एलर्जी है तो कितनी है,
एलर्जी के भी कुछ टेस्ट हैं जो फूड पैनल के टेस्ट होते हैं, क्या आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है या कुछ खाने वाली चीज़ों से एलर्जी है, वो भी आपको उस टेस्ट में पता चल जाएगी। एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें अगर आपको पॉलन ग्रेन से है, चौक की डस्ट से है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करके भी निकाल सकते हैं कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है। डेयरी प्रोडक्ट से बहुत से लोग, फिश से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, प्रॉन्स से होती है जो सी फूड खाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, ध्यान देने पड़ेंगी कि ऐसे कौन से सोर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी इस एलर्जी को बढ़ा देती हैं। तो एक तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, दूसरा डॉक्टरी सलाह से एलर्जी की ये टेस्ट करा सकते हैं, और जब ये आपको पता चल जाती है तो उसके बाद उसकी आप दवाओं को लेके बहुत ही स्टेबल कंडीशन में आप अपने सारे काम कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे डॉक्टर संजय तिवारी जी हैं और ये हमारे एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं बठिंडा पंजाब के। इनका सवाल है कि अभी अभी आपने बताया कि नाक में तेल लगा के थोड़ा उसको वो ठीक रख सकते हैं। इन लोगों का सवाल है कि कौन सा तेल लगाएं। नॉर्मली सरसों का तेल गांव में कहते हैं, तिल का बोलते हैं, कुछ लोग नारियल का कहते हैं। तो थोड़ा इसको भी एक शब्द में क्लियर कर देंगे तो बहुत सारे दर्शकों को लाभ होगा। देखिए, साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग तेल यूज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कॉमन जो आपके पास जो उपलब्ध है, सरसों का तेल जो बोलते हैं, सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। तिल का भी है जैसे आप बोल रहे हैं, यूज़ कर सकते हैं। नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसके लिए कोई अलग से यही तेल यूज़ करना है, ये हमारा पर्पज़ नहीं है। थोड़ा मॉइस्चर जो होता है ऑयल की वजह से वो नाक में रहे, बस इतना ही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे झारखंड से पूछ रहे हैं और इनका सवाल बहुत वाजिब है। इनका कहना है कि अभी बरसात आने वाली है और कुछ जगह तूफान के कारण बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तक में कुछ कुछ असर हुआ है बरसात का। इस बेमौसम समय पे भी कई मौसम जनित बीमारियां, सर्दी, जुकाम, कॉलरा, ये सब शुरू होता है। तो ये सब कोविड को और बढ़ाएंगे या इससे कुछ कोविड कम होगा? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, पिछले 2 साल से देख रहे हैं, पहले धारणा थी कि सर्दियों में कोविड ज्यादा होगा, लेकिन देख रहे हैं कि फरवरी मार्च आते आते कोविड की गर्मियों में बढ़ रही है और जैसे बरसात आती तो ठीक हो जाती है। तो क्या इसका कुछ मौसम सर्दी में होने की संभावना है, गर्मी में होने की संभावना है? ऐसा अनेक दर्शकों ने हमसे प्रश्न पूछे हैं। एक मंजूनाथ जी हमारे झारखंड से सवाल पूछे हैं। जी, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोविड के अभी तक 1700 अलग अलग टाइप के वायरस म्यूटेंट हमको पता चल चुके हैं जो एक ही परिवार कोविड के ही हैं, और इनका बिहेवियर बहुत अलग अलग है। जैसा अभी तक हमको देखने को मिला है, जो ठंडे देश हैं और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जो गर्म देश है, तो उसमें ऐसा भी देखा गया कि ठंडे देशों में जब ठंड बढ़ी तो भी ये वायरस बढ़ गया, और गर्म देशों में जब गर्मी बढ़ी तो भी ये वायरस ज़्यादा मिला। तो मतलब कोई इसका एक सीक्वेंस नहीं है इसका? नहीं है। जैसे मैं आपको बम्बई की बात बता देता हूँ। बम्बई में जो जब भी यहाँ पे गर्मी, जैसे सितंबर के महीनों में जब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पीक आया था पिछले सीजन में, उस टाइम पे भी जब भी हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ती है बम्बई में, तभी केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब भी गर्मी घटती है तो केस कम हो जाते हैं। ये ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। और सामान्य सी बात ये है कि कोई भी जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, जब भी जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है जो हवा की, वो ज़्यादा होती है, तो वायरस को ग्रो करने के लिए वो आसान हो जाता है। इवन फंगस को भी ग्रो करने के लिए वो आसान हो जाता है। और पानी का जो जमाव होता है बरसात के बाद, जिसकी वजह से कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें आती है, वो एक अलग तरीके की बीमारियां हैं, वो भी आ सकती है। तो कोविड का इनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। हम उससे ये संबंध नहीं निकाल सकते कि इन बीमारियों के साथ आएगा या जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे ये अगर आप देखें तो ये वायरस एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, और जो गर्मी के साथ जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में उसमें बढ़ाव ही देखा गया है इस वायरस में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनेक दर्शकों का सवाल है कि उनके कोई परिचित रिश्तेदार अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। एक विनोद दुबे सिंगरौली से हैं और उनसे मिलते जुलते 11 लोगों के सवाल है। प्रदीप खरे हैं, दीपन वर्मा, राकेश वर्मा दिल्ली से हैं, विष्णु सुरेखा दिल्ली से हैं। एक काठमांडू से भी दर्शक ने पूछा है कि हमारे बड़े भाई साहब जबलपुर में भर्ती हैं और फंगस के कारण उनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प हो सकता है क्या? क्योंकि ऑपरेशन के लिए अभी मेडिकल जांच में फिट नहीं है और लगभग 125 इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर ने इनको बोला है।
इतनी बड़ी संख्या सुनकर के उनकी व्यवस्था कैसे होगी? लोगों में डर और भय है। आपने पहले बताया कि इससे डर और भय नहीं पालना है, मगर निश्चित रूप से 125 इंजेक्शन प्राप्त करना और उनको कोई मरीज को लगा पाना, ये निश्चित रूप से भय पैदा करता है। जी, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा, सबसे पहले इससे बचने का तरीका ये है कि आप जल्दी से नोटिस करके जांच करा के जितनी जल्दी हो सके पहुँचे, क्योंकि ये कब स्थिति आती है जब ब्रेन में हमारे ये पहुँच जाता है फंगस। जैसे मैंने आपको बोला राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, यानी पहले नाक में, फिर आँख में, फिर ब्रेन में, क्योंकि ये फंगस जो क्या है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू भी, जिसको एंजियो इन्वेजन बोलते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्लैक फंगस की, जिसकी वजह से वो ब्रेन में भी चला जाता है। अगर ब्रेन में ये बीमारी चली गई, जैसा कि आप जो मुझे बता रहे हैं, उसमें मुझे यही लगता है कि शायद उनकी बीमारी ब्रेन तक गई है, क्योंकि इतनी मात्रा में अगर उन्होंने बोला है इंजेक्शन, एक तो जो इसकी डोज है एम्फोटेरिसिन बी की दवा की जो डोज है, वो नाक और आँख की बीमारी के लिए जो हम 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं, वो ब्रेन के लिए 10 मिलीग्राम पर केजी डबल डोज देना पड़ता है। तो एक उसकी वजह से भी हमको ज़्यादा वायल्स लगते हैं, और ऊपर से उसको 6 हफ्ते तक भी कई बार देना पड़ता है। इसकी एक जो दूसरी दवा है पुसाकोनाजोल, जो टेबलेट के फॉर्म में आती है, जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि इसको प्रोफाइलेक्टिक या बचाने के लिए भी दे सकते हैं या नहीं, उसकी भी उपलब्धता कम है। तो सभी पेशेंट्स को इतने लंबे समय तक या इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 हफ्तों के इंजेक्शन से भी, अगर वो माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ अगर समझिए आपको पहले ही लक्षण, अगर थोड़ी सी स्वेलिंग आई और आप पहुंच गए डॉक्टर के पास, आपके साइनस में है अगर वो, तो 2 हफ्तों की दवाओं से भी वो ट्रीट हो सकता है। अगर आपने इंतजार किया, आपने देर हुए है जाने के लिए, आपके ब्रेन तक की बीमारी चली गई है, आपने शुगर कंट्रोल का ध्यान नहीं दिया है, तो फिर ये कंडीशन आती है कि आपको इतने सारे इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मोर्टेलिटी भी है, जो वो ज़्यादा है काफ़ी, जब अगर ये बीमारी ब्रेन में पहुंच गई। तो इसका यही सीधा सीधा इलाज है कि आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए किसी भी चेंज जो आपकी बॉडी में हो रहा है उसके प्रति, और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए, स्टेरॉइड का ओवर यूज़ ना करें। और अगर ये बीमारी हो गई है या होने वाली है, जैसे आपको मैंने 2-4 लक्षण जो बीमारी के जो बताए हैं, उनका ध्यान रखें, और उसमें से कुछ भी शक होने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, पहले ही दिन जाएं, तो फिर ये स्थिति आने की संभावना कम हो जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सवाल आते जा रहे हैं स्क्रीन पे। 1-2 डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा हैं, एम्स में कार्डियोलॉजी के हेड हैं, सॉरी सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब, ये थोड़ा, मैं कोई विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका कहना है आपने जो तेल लगाने की बात कही है नाक में, इससे जो है हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि डज कोविड इफेक्ट गम्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिसिन फॉर कोविड। 2-3-4 प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। बट फंगस, आई डिसएग्री दैट ड्राई थिंग सबस्ट्रेट इज बैड फॉर फंगस। ये डॉक्टर राकेश वर्मा बहुत सीनियर डॉक्टर है, डायरेक्टर है हेल्थ मिनिस्ट्री में। जी, तो तेल से संबंधित जो मैंने बात बोली है, वो कोई इंडिकेशन नहीं दिया है सभी को। सबसे पहली बात, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ऐसा सबको है ये नहीं प्रैक्टिस करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। और जो मैंने बात बोली है, वो मेरे जो ENT के जो विशेषज्ञ है उनसे भी चर्चा करनी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव की बात बोल रहा हूँ, और जो मैं चर्चा करके जो कंक्लूजन निकाले हैं, इससे संबंधित आपके वीडियोस यूट्यूब में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, नेजल स्टेरॉइड का यूज़ हम मना करते हैं, जो नेजल स्प्रे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड यूज़ होता है, उसके लिए हम मना करते हैं, वो फ्लेयर अप कर सकता है फंगस को। लेकिन ऑयल का ऐसा है कि वो आप थोड़े समय के लिए लगाते हैं, और उसमें जो क्रस्टिंग वगैरह होती है नेजल, वो भी नहीं होती है उसकी वजह से तकलीफ, या म्यूकोसा इरोड होने की जो चांसेस रहते हैं। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत स्टीम यूज़ कर रहे हैं। स्टीम का भी एक लिमिटेशन है। अगर सपोज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 5-5, 6-6 बार स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी म्यूकोसा ड्राई हो सकती है। उसकी जो नॉर्मल जो श्लेष्मा जो बोलते हैं, नॉर्मल जो म्यूकस होता है, नॉर्मल जो सीलिया होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो 2 या 3 बार भाप लेते हैं अगर लोग, उतना भी पर्याप्त होता है। और उसके बाद अगर एक आध बार कभी तेल, इसलिए मैंने बोला कि ओवर यूज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। ऐसा नहीं कि आप दिन भर नाक में तेल लगाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, आपने एक शब्द कहा है। जी,
तो तेल क्योंकि नाक में पपड़ी जमती है, तेल लगा लेते हैं, ठीक हो जाती है। ये हमारे घरेलू दादी के नुस्खे कहलाते हैं जी। तो वो तेल ऐसा ना हो कि 24 घंटे आपके नाक में पड़ा रहे, उसके लिए मैं मना कर रहा हूँ। तो जी ऐसा अगर आप छोड़ देंगे तो वो फंगस बिल्कुल फैला सकता है, फिर दूसरी चीजें भी आपको परेशानी हो सकती है। और ये कोई डेली प्रैक्टिस की चीज नहीं है। अगर आपका आपकी नाक की त्वचा, अगर उसमें आपने कुछ ऐसी चीजें ना की हो कि भाप बहुत एक्सेस में ले लिया हो, या आपको नेजल एलर्जी ना हो, नाक में कोई फोड़ा ना हो, कोई दूसरी तकलीफ ना हो, तो आप, अगर सामान्य लोग हैं तो उनको अलग से इससे बचाव के लिए तेल की यूज करने की जरूरत नहीं। मैंने उन महाशय को बोला जो यूज कर रहे थे, तो हो सकता है उनके लिए उनको अच्छा साबित हो, क्योंकि बट ये सबके लिए नहीं है। जिनका आपको बाकी प्रिकॉशंस अगर आप ले रहे हैं, अब वो डॉक्टर साहब का बिल्कुल कहना ठीक है कि वो इस मात्रा में भी यूज नहीं होना चाहिए कि वो दूसरी चीजों को बढ़ा दे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक समूह का सवाल है कि ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस आ रहा है, फिर कहीं येलो फंगस की चर्चा है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। आपने बताया कि 1000 में से एक ही मरीज को ये तकलीफ हो रही है, तो भयभीत क्यों? जी, 10,000 में एक कहा ना आपने? 10,000 में 3 कहा मैंने, 3। 10,000 में 3 कहा, सॉरी। तो एक हमारे दर्शक इसी में से पूछ रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी में अधिकारी हैं बड़े, और इनका कहना है कि हम लोग तो फील्ड में घूमते हैं, मिट्टी जाती है, धूल जाती है, कई बार पूरे समय धूप में ही ब्रिज बनते हैं, खड़े रहना पड़ता है, और ऐसे समय पे, और अभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं हुआ है, ऐसे समय पे हम लोगों को क्या सावधानी करना चाहिए? क्योंकि हमको तो फंगस की जगह मिट्टी ही ज्यादा जाती है। जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न वगैरह उनको ना बने, उनकी फैमिली में ना जाए, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन है तो बता सकते। अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई। सबसे पहली बात तो है कि जैसे मैंने बोला है, फंगस मिट्टी में भी होता है। तो अगर आपको ऐसी जगह पे बार बार जाना है, या आपको एस्थमा है जो एग्जेगरेट हो जाता है, उससे बढ़ जाता है, तो आपको बॉडी को कवर करना है। जैसे आप मास्क पहन के जाएं, पहली चीज। फुल स्लीव के शर्ट्स पहने, हाफ स्लीव के शर्ट्स ना पहने। मास्क, साथ में ग्लव्स अगर यूज कर सकते हैं तो ग्लव्स भी पहने। और उसके अलावा जो पैंट पहनते हैं या जो बूट्स पहनते हैं, तो बॉडी को, मेरा कहने का उद्देश्य, कवर रखा जाए ताकि उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा ना आए। और मास्क होने की वजह से जो ये एलर्जी की तकलीफें है, ये बहुत कम लोगों को, अभी मैंने देखा कि जैसे पिछले 6 महीने या 1 साल में हमको एस्थमा एलर्जी के पेशेंट्स कम आए। लॉकडाउन भी उसका एक कारण था, लेकिन लोगों ने जो मास्क यूज़ किया है, मास्क यूज़ करने की वजह से जो दूसरी एलर्जीज जो हो रही थी पेशेंट्स को, एस्थमा के पेशेंट्स को, जो धूल धुएं से, मिट्टी से, जो पॉलन ग्रेन से या दूसरी एलर्जी थी, या पैसिव स्मोकिंग जो दूसरे के स्मोकिंग से, वो भी कम हुई है। तो मास्क एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप ऐसे समय पे यूज़ कर सकते हैं, और जितना हो सके उतनी दूर रहें उस चीज़ से। अगर आपका काम ही वहाँ पे है तो आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन ये सावधानियां बरतें, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे ग्वालियर जिले के शिक्षा के बड़े अधिकारी महोदय अभिलाष चतुर्वेदी जी, ये भी सवाल कर रहे हैं कि आज की परिचर्चा में आपने तीनों प्रकार की बातें बताई, अस्थमा की भी, श्वास की भी, कोविड की भी, और ब्लैक व्हाइट फंगस की। बड़ी ज्ञानोपयोगी चर्चा है। ऐसी चर्चाओं में यंग डॉक्टर जुड़ते रहे। आपको डॉक्टर महेश्वर जी ने जोड़ा, आप हमारे न्यास के साथ जुड़े हैं, वो हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं और आपकी प्रतिभा का धन्यवाद भी दे रहे हैं। हमारे संतोष शर्मा छतरपुर जिले के शिक्षा अधिकारी भी जुड़े। मैं आपको बता दूं, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जुड़े हैं, कि ये परिचर्चा का बहुत व्यापक स्वरूप हो गया है। बड़ी संख्या में आज जुड़े हैं। मैं कह सकता हूं कि एक हम छोटी सी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें 200-300 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, तो बहुत पहाड़ इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला है। इसके माध्यम से मुझे पता चला कि विवेक श्रीवास्तव जी के आप साथी हैं और हम आए हैं, तो दुनिया घूम के गोल आ गई। मैं भी सरस्वती शिशुमंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, छात्र हूँ। अच्छे डिबेटर आप रहे हैं, मैं आपको आगे भी चर्चाओं में जोड़ता रहूंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 3,456 लोग अलग अलग मोबाइलों से इसमें जुड़ते रहे, कटते रहे। माइक्रोसॉफ्ट टीम में सबका डाटा बाद में आता है, हम अपने दर्शकों को भी दिलाएंगे, सभी पत्रकारों का और सभी प्रश्न पूछने वालों का। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं
क्योंकि थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी से दोबारा लिंक भेजना पड़ी और इसलिए वो शायद पूरे समय जुड़ नहीं पाए। डॉक्टर साहब के यहाँ भी कुछ दिक्कत आई, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। अंत भला सो सब भला। और मैं कहता हूँ कि आप ने जो जानकारियाँ बताई हैं हमारे न्यास के यूट्यूब चैनल पर, हमारी सोशल मीडिया टीम, हमारे आईटी को कवर करने वाले संकल्प हैं। आज हम सतना शहर से सुवेद गुगली रिछारिया जी ने बहुत मेहनत करके घर पे अपने तामझाम जमा के सब किया है। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि आप यहीं से करिए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस समय। तो डॉक्टर साहब, सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो पूरा आपका इंटरव्यू कल हम उनको देंगे, इसको अक्षरशः लिख के सोमवार के समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा। कई बड़े अखबारों के संपादक न्यास के साथ प्रेम करते हुए उसको पूरी तरह दिखाते हैं। उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने देश विदेश के दुबई, काठमांडू, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अनेक जगहों के लोग जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह की बहुत सारे डॉक्टर विशेषज्ञ चर्चा करते हैं, टीवी पे भी चर्चाएं आती हैं, लेकिन आप सबने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस 17वीं चर्चा में जो उत्साह दिखाया, जिस मनोवेग के साथ में आप लोग जुड़ते हैं, वह हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि न्यास के द्वारा जुड़ी हुई सभी एक्टिविटी में जुड़ते रहें। अभी कोविड समाप्त होने की तैयारी में तो नहीं कह सकते, अनलॉक को धीरे धीरे अनलॉक होने की तरफ चल रहा है, तो उस अनलॉक में भी सावधानियां रखने की जरूरत है। सभी ने हमको हर चर्चा में बताया है। यहाँ हम कोई किसी विषय पर विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब के हर एक सुझाव पूर्ण सक्षमता से रहे हैं। न्यास की तरफ से एक बार पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारी चर्चा पूरी 1.5 घंटे तक चली है। न्यास की सचिव श्रीमती आशा रावत जी, रेखा अवस्थी, मालती मिश्रा, रचना मिश्रा, संकल्प गुगली कहा जाता, सुवेद रिछारिया और अन्य सभी, छोटू, इन सबकी मदद के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरह लॉक चलता रहे तो आगे दिन तय करेंगे, नहीं तो एक परिचर्चा हमारी कुछ अंतराल के बाद हम आगे आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पधारे और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मंच प्रदान करके लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि लोगों तक ये बातें पहुँचे और इस मंच के माध्यम से इतने लोगों से जुड़ पाया। राकेश जी, आपका मैं आभारी हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे गुरु हैं, उनका छात्र रहा हूँ मैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मिला है और इस माध्यम से इतने लोगों से बातें हो पाई, उनका समाधान हो पाया, तो इसके लिए मैं आपको अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। अनेक लोग डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि हमको व्यक्तिगत कंसल्ट करना हो तो डॉक्टर साहब का नंबर क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य डॉक्टरों के पास में बहुत काम होता है, उनकी मिलाना जोड़ना हमारा काम है। डॉक्टर साहब की अपनी वेबसाइट है, उनके हॉस्पिटल हैं, बॉम्बे में वो अलग अलग हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वो 5000 कोविड पेशेंट का इलाज कर चुके हैं, इतनी कम उम्र आयु में। और हम अपने सभी बंधु बांधवों को कहते हैं कि डॉक्टर जब कोविड वार्ड में घुस करके इलाज कर सकता है तो हम भी अपने समाज के लोगों की सेवा के काम में तत्पर हों, लगें, उनको हर प्रकार की मदद करें। यही सेवा ही यज्ञ कुंड का भाव चलें। आपके अंबिकापुर शहर से भी 2-3 दर्शक जुड़े थे। सुधा तिवारी कोई हैं, वो बार बार लिख रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, डॉक्टर साहब का चेहरा नहीं दिख रहा। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और कोशिश करूंगा पूरी चर्चा पुनः हम YouTube चैनल पर डाल देंगे। उम्मीद है कल दोपहर तक इसको एडिट करके हम डालते हैं। आज तक की पुरानी 16 चर्चाएं भी YouTube पर उपलब्ध हैं। आप सब उसको जब समय मिले तब जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।